बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज क्या है? आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम क्या देखते हैं? हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं और उससे सीखते हैं। आप सभी तैयार हैं? चलिए चलते हैं। क्या किसी भी प्रकार का जीवन वाकई सरल है? इस दुनिया में जो बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे पशु, इंसान, वो छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना हुआ है, जो कि बहुकोशिकीय जीवों में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और ये कैसे दिखते हैं। हम आपको सूक्ष्मदर्शी में भी दिखाएंगे कि वास्तव में आप जो किताबों में पढ़ते हैं और आप जो देखेंगे उसके अपनी आँखों से तो वो कैसा दिखता है। और इस सवाल के जवाब को जानना चाहते हैं कि इंसानी कोशिका कैंसर जैसी बीमारियों से कैसे ग्रसित हो जाती हैं, तो बड़े ही आसान शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं। चलिए हम अपने शरीर का उदाहरण लेते हैं। हमारा शरीर विश्व की सबसे जटिल बनावट में से एक है। यह करीब 1000 खरब बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इनमें से कुछ हैं अस्थि कोशिका, रक्त कोशिका, मस्तिष्क कोशिका। दरअसल आपके शरीर में 200 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। हालांकि इन कोशिकाओं का आकार और काम एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन वो मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। इस शरीर की शुरुआत होती है नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मिलने से, जो कि एक गोंदनुमा कोशिका बनाती है। और जब आप 18 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं तो यह कोशिका हमारे शरीर में अरबों बार विभाजित हो चुकी होती है। और इसी कोशिका के विभाजन की वजह से हमारा विकास होता है। और ये इतना नियंत्रित होता है कि जहाँ हाथ की उंगलियाँ बनना है वहाँ उंगलियाँ बनना है, जहाँ नेत्र बनना है वहाँ नेत्र बनेंगी। अब मान लीजिए भूल से कहीं हाथ कट जाता है या घाव हो जाता है, तो जो तंत्रिका कोशिका है वो उसको आदेश देती है कि वहाँ पे विभाजन करना है, और फिर वो उतना ही विभाजन करती हैं जिससे वो ठीक हो जाए और फिर उसी आकार में वापस आ जाए। अब जरा सा 1 मिनट के लिए सोचिए कि उसको यह कोई कहने वाला ही ना हो कि आपको कोशिका विभाजन कब रोक देना है, तो उस कोशिका का क्या होगा? वो कोशिकाएं बेकाबू हो जाएंगी। इसी तरह से जब कोशिकाओं में कुछ अंदरूनी बदलाव होता है तो वह अपने नियंत्रण करने वाले जीन्स का आदेश मानने से इनकार कर देती हैं, और तब ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि इनको रोक पाना मुश्किल हो जाता है और फिर यह ट्यूमर या रसौली के तौर पर सामने आने लगता है। और यही तो कैंसर है। प्रत्येक कोशिका के 3 प्रधान अवयव कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस होता है। पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति भी होती है जो कोशिका झिल्ली के चारों तरफ घेरे रहती है। तो आज हम लोग प्याज के छिलके की झिल्ली की मदद से यह देखेंगे कि किस प्रकार एक पादप कोशिका दिखती है। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि प्याज की झिल्ली का एक अभिरंजित अस्थायी स्लाइड तैयार करके आपको सूक्ष्मदर्शी की मदद से यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से यह अवलोकन कराना है और उसका चित्र दिखाना है कि पादप कोशिका कैसी दिखती है और उसकी संरचना कैसी होती है। करना क्या है कि एक पूरा प्याज लेना है, उसको 2 भागों में आप इसको कर दीजिए। इसके बाद इसका ऊपरी जो हिस्सा है उसको निकाल दीजिए। इसके बाद उसके अंदर का जो ये भाग है, देखिए अगर इसको आप बीच में से ऐसे तोड़ेंगे तो ये देखिए एकदम पतला सा छिलका निकल के बाहर आता है। देख रहे हैं आप? इसी पतले से छिलके में इसके कोशिका का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब करना क्या है, ये जो पतला सा छिलका इसका निकला है इसको उठाकर हम लोग स्लाइड पर रखेंगे। एक साफ सुथरी स्लाइड लीजिए। स्लाइड के ऊपर 2 बूंद पानी डालिए। अगर डिस्टिल वाटर आप लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर इस स्लाइड के ऊपर हम लोग रखेंगे जो छिलका हम लोगों ने निकाला है, इसका थोड़ा सा टुकड़ा जो है हम लोग स्लाइड के ऊपर रखेंगे। पानी में क्यों रखेंगे? ताकि ये सूखे नहीं और एक दूसरे से चिपक नहीं जाए, इसीलिए हम इसको पानी में रखेंगे। पानी में रखने के बाद इसको हम लोग स्ट्रेन करेंगे, क्योंकि ऐसे ही हम लोग कोशिका को नहीं देख सकते। और स्ट्रेन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सेफ्रानी। एक लाल कलर का स्ट्रेन होता है
तो उसमें 2 ड्रॉप सेफ्रानिन हम लोग डालेंगे। यहाँ ऊपर में हम लोग सेफ्रानिन डालेंगे और इसको थोड़ा देर के लिए बस हम लोग छोड़ देंगे और फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में डालकर देखेंगे कि उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो अब देखिए काफ़ी देर हो गया है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा डाई है, मतलब जो अतिरिक्त इसमें स्टेन रह गया है, उसको पानी की मदद से हम लोग धो देंगे, हटा देंगे। जब अतिरिक्त डाई को हम लोग हटा देंगे तो उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखेंगे। ये ऐसा हम लोगों ने ऊपर उसके कवर स्लिप रखा और फिर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में डालकर देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी है। ये बहुत ही सुंदर इमेज आया है। अगर हम आप इसको प्रोजेक्ट कर पाएँ, आपको दिखा पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देख पा रहे हैं ये हमारा पादप कोशिका है। अब इसको हम 40 पर ले जाते हैं, ये अभी 10x पर है, अब इसको हम 40x पर ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं इससे थोड़ा बड़ा कैसा दिखता है। देखिए ये है 40x पर हम आपको दिखा रहे हैं पादप कोशिका। इसमें आप देख सकते हैं कि केंद्रक है, लेकिन इसके केंद्रक साइड में होते हैं। आप जैसे हमने आपको पढ़ाया है तो आप देख पा रहे हैं कि इसका केंद्रक जो है वो बिल्कुल बीच में नहीं होता, थोड़ा साइड में होता है। अब देखिए इसमें क्या दिखता है, कई आयताकार कोशिकाएं दिखती हैं। प्रत्येक कोशिका एक स्पष्ट कोशिका भित्ति से घिरा दिखता है। बच्चों, आप सभी अपने घरों में सकुशल होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज एक बार फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जहाँ हम विज्ञान की एक और शाखा को एक नए नज़रिए से देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ घटनाओं की बात मैं आपसे करना चाहूँगा जो हमने अपने घरों में देखे हैं। कौन कौन सी घटनाएं? आपने अक्सर देखा होगा, जब हम किसी बर्फ़ के टुकड़े को कहीं रख देते हैं, कुछ देर छोड़ देने पर वो पानी में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम किसी दूध को खुला छोड़ दें तो कुछ देर रखने के बाद वो फट जाता है। आपने देखा है ना? अगर हम किसी लकड़ी से खाना बनाते हैं, जब भी अपने घरों में बनाते हैं, तो उसे जलाने के बाद कुछ देर जलने के बाद वो राख में परिवर्तित हो जाता है। या अगर हम किसी कांच के ग्लास के साथ खेलते हैं और वो हमारे हाथ से छूट जाए तो क्या होगा? टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसी विभिन्न प्रकार की घटनाएं हम अपने आम जीवन में देखते हैं, पाते हैं। अब इन परिवर्तनों को हम विज्ञान की भाषा में मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक है भौतिक परिवर्तन एवं दूसरा रासायनिक परिवर्तन। आइए समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन हो लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब फिर से समझें, जब किसी पदार्थ की सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, यानी कि उसके आकार परिमाण में परिवर्तन हो लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब उदाहरण स्वरूप सबसे अच्छा उदाहरण तो मैंने आपको पानी का ही दिया था। जब बर्फ़ को हम छोड़ देते हैं तो वो पानी में परिवर्तित हो जाती है और जब हम उसी पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। लेकिन जब आप उसी वाष्प को कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो पानी की बूंदों में बदल जाती है एवं उस पानी की बूंदों को बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर वो फिर से बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। यहाँ पर पानी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। तो ये तो उदाहरण था भौतिक परिवर्तन का। आइए अब समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उस नए पदार्थ की जो गुण होती हैं वो उसके मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है। जैसे दूध का जो हमने उदाहरण दिया आपको, जब दूध हम रखते हैं तो उसका गुण कुछ और होता है, लेकिन जब वो फट जाती है तो फटने के बाद उस दूध का जो गुण होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। अगर हम वही दूसरी ओर बात करें, जब आप किसी अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो जो पदार्थ मिलता है, पदार्थ क्या क्या होते हैं? लवण एवं जल। उनके जो गुण होते हैं वो अम्ल एवं क्षार के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। तो इस प्रकार हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को समझने की कोशिश की। आज रासायनिक परिवर्तन में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। मुख्यतः
रासायनिक परिवर्तनों को हम खासकर 4 भागों में बांटते हैं। वो 4 अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? एक होती है संयोजन अभिक्रिया, एक होती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया एवं चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम समझेंगे कि ये विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं और क्या होती हैं। सबसे पहले मैं जो बात आपके साथ करना चाहूँगा वो है संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप जब कोयले को जलाते हैं तो वो ऊष्मा प्रदान करती है, जलती है, लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि कैसे होता है ये घटना, ये कैसे, जो पूरी घटना वो कैसे होती होगी? कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलकर एक अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। आपने ये सुना होगा कि ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज़ को जलने में सहायता करती है, दहन में सहायता करती है। यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर ऊष्मा प्रदान करती है एवं अभिक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कार्बन एवं ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये जो एक उदाहरण मैंने आपको दिया, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है संयोजन की अभिक्रिया का। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे अभिकारकों में बदल जाता है, यानी उत्पादों में बदल जाता है। यानी कि जो कोई एक पदार्थ होता है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा और एक प्रयोग द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वियोजन की अभिक्रिया होती कैसे है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास में पानी लिया है और उस पानी के अंदर नमक मिलाया है, सोडियम क्लोराइड मिलाया है, जिससे उसके अंदर आयंस की जो मात्रा है वो बढ़ जाए। इसके बाद हम यहाँ पर 2 पेंसिल हमने ले रखी हैं। आप जानते हैं ना, पेंसिल की जो लिड होती है वो ग्राफाइट की बनी होती है और ग्राफाइट एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का भी माना जाता है। अब हम यहाँ पर एक बैटरी का उपयोग करके विद्युत प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर देखिए, बैटरी को हमने एक बैटरी कनेक्टर से जोड़कर यहाँ पर अब हम इन दोनों लीड्स को, एक को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे और एक को निगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा क्या होता है। अब अगर थोड़ा ध्यान से यहाँ देखें तो आप देखिए बबल्स निकल रहे होंगे दोनों अलग अलग पेंसिल के नीचे की जो निब है वहाँ से। अब ये हो क्या रहा है, जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो पानी आयंस में टूट जाता है। जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं और जो हाइड्रोनियम आयंस हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी बबल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। निकल तो खैर यहाँ भी रहे हैं, राइट साइड में भी, लेकिन यहाँ पर कम मात्रा में, एवं बाएं साइड में, आपके राइट साइड में जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पे बहुत सारे बबल्स निकल रहे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस को दर्शाते हैं। अब ध्यान से देखिए, है ना एक बहुत ही मज़ेदार एक रिएक्शन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि वियोजन की अभिक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर चूंकि हम विद्युत का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं या विद्युत अपघटन की अभिक्रिया भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन गैसेस का निर्माण हो रहा है इस पूरी अभिक्रिया के फलस्वरूप, और ये एक अच्छा उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का। चलिए, अब चूंकि हमने वियोजन की अभिक्रिया को भी समझ ली है, अब हम चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया के पास और समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया में हम साधारणतः कहते हैं कि एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे एवं दूसरे पदार्थ का निर्माण करता है, तो वैसे अभिक्रियाओं को हम विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा और उसके बाद हम फिर से इसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे जिससे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। उसके लिए मैंने यहाँ कुछ बनाया है आपके लिए, एक विलयन बनाई है।
आप देख पा रहे होंगे एक ग्लास के अंदर नीले रंग की एक विलयन है, सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने लोहे के टुकड़े को एक धागे द्वारा बांधकर डाल दिया है। अभी ये नीला नहीं है, थोड़ा कलर इसका चेंज हो गया है। जब हमने शुरू में इस विलयन को बनाया था तो इस पानी के अंदर हमने एक बीकर लिया, ऐसा बीकर लेके उसके अंदर हमने पानी डाला और पानी डालने के बाद हमने एक कंपाउंड लिया, एक यौगिक लिया जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर सल्फेट को जब हम उस पानी में मिलाते हैं तो एक विलयन बनता है कॉपर सल्फेट का, एक सॉल्यूशन बनता है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमने 2 काठी ली, आयरन लिए, आयरन के नेल्स लेकर उसको हमने धागे से बांधकर उसमें डाल दिया। और जब हम इसको आधे घंटे तक छोड़ देते हैं तो आप देखिए क्या होगा, ये क्या हुआ है। आप थोड़ा यहाँ फोकस करें तो आप देख पाएंगे अंतर क्या है। ये देखिए, ये भी आयरन के नेल्स थे और ये भी आयरन के नेल हैं। इन दोनों में आप बहुत डिफरेंस देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर देखिए एक परत आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, लेकिन इस पे कोई जो परत है वो नहीं है। अब यहाँ पे जो परत है वो किस चीज़ की है? ये परत है कॉपर की। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब हमने कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया, सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर जब हमने नेल्स को डाला यानी कि लोहे को डाला तो यहाँ पे जो लोहा है वो आयरन का बना हुआ है, आयरन ही है। आयरन के साथ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसके बीच में एक अभिक्रिया होती है, एक रिएक्शन होता है और उसके बाद आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। यहाँ पे जो आप हल्का ब्लू ग्रीन कलर का जो आप एक विलयन देख पा रहे हैं वो फेरस सल्फेट का ही है। और जो ऊपर में यहाँ जो आप परत देख रहे थे, इस नेल के ऊपर जो परत आपको दिखाई दे रही थी यहाँ पर, वो कॉपर के डिपॉजिट्स थे जो इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि लोहे ने कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के आयंस के साथ मिलकर फेरस सल्फेट का निर्माण किया एवं कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। यानी कि इस पूरी अभिक्रिया में आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके एक अभिक्रिया की और फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। मुझे आशा है आपने इसको समझने की पूरी कोशिश की होगी, आप इसे समझ भी पाए होंगे। आइए अपने चौथी एवं आखिरी जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन की अभिक्रिया, उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसे दिखाने के लिए मैं एक प्रयोग आपके समक्ष करूंगा और उसके बाद हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि द्विविस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है। उसके लिए सबसे पहले मैं 2 टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी ले लूं। ये डिस्टिल वाटर हमने ले लिया है। इसके अंदर हम 2 यौगिक को मिलाएंगे। एक है सोडियम सल्फेट, आप देख पा रहे होंगे सोडियम सल्फेट है यहाँ पर। इसको हम इस पानी के विलयन में डाल देते हैं। ये हमने एक डाल दिया सोडियम सल्फेट। अब हम एक दूसरा, इसको थोड़ा सा मैं मिला लूं। जब तक ये मिल रहा है हम एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें भी एक विलयन बनाएंगे। इसके अंदर हम डालेंगे एक दूसरा यौगिक, एक कंपाउंड जिसे हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं, BaCl2। ठीक है, अब मैं इसमें भी थोड़ा सा डाल देता हूं दूसरे विलयन में। जो हमारा दूसरा टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी लिया है, उसका विलयन बनाएंगे बेरियम क्लोराइड का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए एक क्रिस्टल फॉर्म में ये बेरियम क्लोराइड पाई जाती है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्रिस्टल फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से व्हाइट रंग की आपको एक कंपाउंड दिख रही होगी। इसको हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा और मात्रा ले लेते हैं इसकी, थोड़ी सी मात्रा हमने ले ली। अब हम इसे बंद करके
अब हमने जो दो विलयन लिए हैं, एक लिया है सोडियम सल्फेट का और दूसरा लिया है बेरियम क्लोराइड का, ये आप याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों विलयन को मिलाएंगे और अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मेरे बाएं हाथ में सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, विलयन है, और दूसरे में है बेरियम क्लोराइड का। आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो क्या घटना होती है। तैयार हैं? 1 2 एंड 3। वाओ, अमेजिंग। आपने कुछ अलग देखा, एक अवक्षेप बना है, एक प्रेसिपिटेट बना है यहाँ पर, व्हाइट रंग का, सादे रंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घटना हुई कैसे, ये इतने जो खूबसूरत सी अभिक्रिया हमने देखी है, ये कैसे हुई। अभी आप देखिए यहाँ पे जो सादे रंग का अवक्षेप बना है, इसमें क्या घटना घटी है, कैसे हुआ है ये। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने जो पहला विलयन लिया वो सोडियम सल्फेट का लिया एवं दूसरा जो विलयन लिया वो बेरियम क्लोराइड का लिया। जब हम दोनों के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट एवं सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। पहले वाली जो हमारी विलयन थी सोडियम सल्फेट में सोडियम का आयंस, और दूसरे जो बेरियम क्लोराइड का विलयन था उसमें बेरियम के आयंस जो थे आयनों के बीच में आदान प्रदान करते हैं, एवं दोनों के बीच में आदान प्रदान के फलस्वरूप एक तीसरा पदार्थ बनता है जिसे बेरियम सल्फेट हम कहते हैं, और जो चौथा हमारा पदार्थ बना वो सोडियम क्लोराइड का बना। यानी कि ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक बहुत ही सुंदर सा प्रेसिपिटेट, एक अवक्षेप बना, और यहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन भी हुई जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस दिखाए, अभिक्रियाएं दिखाई हैं, और इन सब को बताने का मुख्य कारण है कि आप अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं आप देखते हैं, चाहे वो दूध का फटना हो या पानी का वाष्पित होना या बर्फ में बदलना या लकड़ी का जलना, ये जितनी भी घटनाएं हम अपने जीवन में देखते हैं, आप इसे समझकर पहचान सके कि कौन सी घटना किस प्रकार की है, क्या वो भौतिक परिवर्तन है या वो रासायनिक परिवर्तन है। तो आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं आपको समझ में आई होंगी और आप इसका उपयोग अपने जीवन में ज़रूर करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और एक बार फिर से एक और विज्ञान आज हम समझेंगे। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। मुझे याद है मैं बचपन में तालाबों में नहाने जाया करता था, तैरने जाया करता था, और अक्सर ये महसूस करता था कि पानी के ऊपर की जो सतह है वो बहुत गर्म महसूस होती थी, लेकिन जब मैं पानी के अंदर जाता था तो मुझे बड़ा ही ठंडा महसूस होता था। आपने भी ये महसूस किया होगा। न सिर्फ ये घटना, आपने देखा होगा कि बलून, जो हम बलून उड़ाते हैं, बैलून हम जिसे कहते हैं, उसके अंदर गर्म हवा भरी जाती है तो बहुत तेज़ी के साथ आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। ये दो घटनाएं आपने ज़रूर देखी होंगी, ज़रूर महसूस की होंगी। लेकिन क्या आप इसके पीछे का विज्ञान जानते हैं? आखिर ये कैसे होता है? इन दो घटनाओं के पीछे का कारण क्या है? आइए एक बहुत ही ख़ास विषय पर मैं आपसे आज बात करूंगा और हम दोनों सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे विज्ञान को। आज मैं जिस चीज़ की बात करना चाहता हूँ आपसे वो है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। आपने घनत्व के बारे में अपनी कक्षाओं में अपने शिक्षकों या शिक्षिकाओं से ज़रूर सुना होगा। एक बार मैं फिर से इसे परिभाषित करता हूँ और हम समझेंगे कि ये क्या होता है। घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान की मात्रा को हम घनत्व कहते हैं। आप फिर से समझें, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में द्रव्यमान की जो मात्रा होती है उसका जब हम अनुपात निकालते हैं तो वो मात्रा हमें घनत्व देती है। हम समीकरण में कैसे लिखते हैं इसे? हम लिखते हैं घनत्व बराबर मात्रा बट्टा आयतन या द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम।
यानी मात्रा एवं आयतन का जो अनुपात होता है वही हमें घनत्व बताता है। तो ये हमने अपनी कक्षाओं में पढ़ा है। आज एक प्रयोग के द्वारा हम एक ठोस पदार्थ की घनत्व को मापने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम उसे कैसे निकालते हैं। जब भी हम ठोस पदार्थ का घनत्व निकालते हैं तो यहाँ हम इस प्रयोग में हमें याद रखना होगा कि उस पदार्थ का, उस ठोस वस्तु का जो घनत्व होगा वो पानी के घनत्व से ज़्यादा होना चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखना है। आज दो वस्तु हमने लिए हैं आपके समक्ष। एक बेलनाकृति का है, बेलनाकार आकृति की एक ठोस वस्तु है, लोहे की है, और एक लकड़ी का एक गोलाकार वस्तु है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। इन दोनों का घनत्व हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे निकालते हैं घनत्व, और उसके बाद हम उसके उपयोगिताओं की बात करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा घनत्व निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है द्रव्यमान यानी कि मात्रा, एवं दूसरा उसका आयतन। मात्रा निकालने के लिए यानी कि उसकी जो मास है उसको निकालने के लिए हम एक कमानीदार तुला यानी कि स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करेंगे। हालांकि इससे हम वेट मेज़र करते हैं, भार मापते हैं, मात्रा नहीं मापते, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि इसे हम मात्रा यानी कि मास कैसे माप सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्प्रिंग बैलेंस में, इस कमानीदार तुला में इस लोहे के टुकड़े को लगा कर देख लेते हैं कि इसका वेट कितना है और वहाँ से हम उसके भार को मात्रा को निकाल लेंगे। आप सबसे पहले यहाँ फोकस करें। आप देखेंगे दो रीडिंग है, एक न्यूटन में और एक ग्राम में। यहाँ ग्राम एग्जैक्टली ग्राम नहीं है, ये ग्राम वेट होगा यानी भार को बता रहा है। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखें इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ग्राम में कितना वैल्यू आ रहा है, ग्राम वेट में कितना वैल्यू आ रहा है, आप देख लें, फिर मैं देखता हूँ एक बार। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो करीबन 120 ग्राम वेट की आ रही है। अब आप सोचेंगे ग्राम वेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दो बातें और बताना चाहूँगा। मात्रा एवं भार ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा। मात्रा में बताती है कि किसी भी पदार्थ के अंदर कितने उसके पार्टिकल्स कंटेंट हैं, संकुचित हैं, समाये हुए हैं। और भार एक बल होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जिस बल के साथ किसी भी पदार्थ को अपनी ओर टानता है वो एक बल होता है, और वही बल हमें भार का मान बताता है। यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस हमें जो वैल्यू दे रही है वो ग्राम वेट में दे रही है, यानी कि जो एक फोर्स की वैल्यू दे रही है। चूँकि पूरे पृथ्वी के लगभग सभी सतहों पर गुरुत्वाकर्षण का बल समान कार्य करता है, इसलिए हम यहाँ ग्राम वेट से ग्राम को माप लेते हैं, यानी इसकी जो मात्रा है उसको माप ले रहे हैं, जो कि करीबन 120 ग्राम का आया है। यानी कि इसके जो मास है, मात्रा है, वो 120 ग्राम की है। अब हमें एक दूसरा क्वांटिटी चाहिए, वो है वॉल्यूम यानी कि आयतन। उसे निकालने के लिए यहाँ पे हमने एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर लिया है, एक साधारण शीशे का सिलेंडर लिया है। आप यहाँ देखेंगे मिलीलीटर में यह मान दी हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी अलग अलग यूनिट्स में इसको बांट दिया गया है। फिलहाल मैंने इसका जो प्रारंभिक मान है वो 300 ml पे रखा है, 300 मिलीलीटर के परिमाण पे रखा है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को पानी में डालूंगा और हम देखेंगे कि आयतन में क्या परिवर्तन आता है। चलिए देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, पानी का मान बढ़ जाएगा, कितना बढ़ता है वो हमें देखना है। आपने देखा पानी का मान थोड़ा सा बढ़ गया। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने पानी में डाला और देखिए पानी का मान जो लेवल है वो बढ़ गया, जो स्तर है वो बढ़ गया। अब हम यह देखेंगे कि प्रारंभिक मान तो हमारा 300 था, इस वस्तु को डालने के बाद जो मान आता है वो कितना है वो मैं देख लेता हूँ। करीबन 318 ml का अब ये वैल्यू हमें दिखा रहा है। यानी इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो उन दोनों मान को का जो अंतर है वो निकालने पे हमें मिल जाएगा। यानी 318 में से जब हम 300 को माइनस करेंगे, यानी कि 18 ml का आयतन है इस वस्तु का। तो अब यहाँ से हमें दो चीज़ें प्राप्त हुई। एक, इसकी मात्रा कितनी थी, वो है 120 ग्राम की,
और दूसरा इसका आयतन है 18 मिलीलीटर का। तो जब हम उसका अनुपात निकालते हैं, यानी घनत्व बराबर 120 ग्राम बट्टा 18 ml जब हम करते हैं, तो वो जो मान हमें देता है वो करीबन 6.6 लगभग 6.6 ग्राम पर मिलीलीटर का देता है। यहाँ पे हम चूँकि ठोस वस्तु उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम मिलीलीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करके जो मान निकालते हैं वो है करीबन 6.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का। हमने कक्षाओं में पढ़ा है कि हम 1 ml बराबर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पर इस ठोस वस्तु का जो घनत्व निकल कर आया वो है करीबन 6.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का। चलिए, ये तो हमने एक वस्तु का घनत्व निकाल लिया। अब हम इस ठोस वस्तु का घनत्व भी निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले हम इसके मात्रा को यानी कि द्रव्यमान को निकाल लेंगे। इसके लिए मैं इस ठोस वस्तु को इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ, कमानीदार तुला के साथ ऐसे बांध देता हूँ ताकि इसका वैल्यू निकालने में मुझे आसानी हो। चलिए, मैंने इसको लगभग इसमें लगा दिया है। अब हम इसके वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से इसकी रीडिंग को देखिएगा। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं देखता हूँ। चलिए, अब मैं देखता हूँ। इसकी जो वेट जो वैल्यू यहाँ दे रही है ग्राम वेट में, वो करीबन 30 ग्राम वेट की दे रही है। तो यहाँ से जो हमारा मास निकला, जो द्रव्यमान निकला, वो करीबन 30 ग्राम का निकला है। ठीक है, तो हमें इसकी मात्रा मिल चुकी। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। आप थोड़ा यहाँ फोकस करें। 300 ml का हमारा प्रारंभिक मान था। अब मैं इस ठोस वस्तु को इस पानी में डालता हूँ ताकि इसका आयतन हम निकाल सकें। तो अब मैं इसको डाल रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा मान कितना आता है। ये मैंने इस ठोस वस्तु को इस पानी में डाल दिया। आपने देखा कि मान में थोड़ा सा अंतर तो दिखा होगा आपको। चलिए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, मैंने ये डाला और मान में थोड़ा सा अंतर हुआ। अब देखते हैं कि ये मान हमें कितना प्राप्त हुआ। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं देखता हूँ। मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। इसका भी जो आयतन हमें प्राप्त हुआ वो करीबन 318 ml का यहाँ दिखा रहा है, यानी कि इस वस्तु का जो आयतन है वो भी करीबन 18 ml का ही है। तो अब यहाँ से हमें दो चीज़ें प्राप्त हुई। एक कि उसका आयतन कितना था, ये 18 ml का, और एक इसका मास कितना था, द्रव्यमान कितना था, वो करीबन 30 ग्राम का था। यानी कि अब हम जब द्रव्यमान एवं आयतन का जब अनुपात निकालते हैं, घनत्व निकालते हैं, तो हमें इस ठोस वस्तु का घनत्व मिल जाता है। तो हम घनत्व बराबर क्या समीकरण उपयोग करते हैं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान है 30 ग्राम, आयतन है 18 ml का। जब हम दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, मान निकालते हैं, तो करीबन 1.6 ग्राम पर मिलीलीटर का मान हमें प्राप्त होता है। आप एक बार घर में भी इसको निकाल के देखें। मैं अनुमान लगाकर बता रहा हूँ, करीबन 1.6 ग्राम पर मिलीलीटर का मान हमें प्राप्त होगा। चूँकि यहाँ पर हम ठोस वस्तु उपयोग कर रहे हैं, तो हम इसे क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे। तो यहाँ पर जो परिमाण हमें प्राप्त होगा, इस वस्तु का जो घनत्व हमें प्राप्त होगा, वो करीबन 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम किसी भी वस्तु का, ठोस वस्तु का घनत्व निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है द्रव्यमान एवं दूसरा आयतन। इसके अलावा घनत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक, किसी भी वस्तु की मात्रा कितनी है। दूसरा, उसका आयतन कितना है, यानी कितने आयतन को वे घेरती है। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, जैसे कि टेम्परेचर, आसपास का टेम्परेचर कैसा है, या प्रेशर कैसी है। तो अब कुछ उदाहरण में आपके साथ, जो मैंने शुरू में आपके साथ बात की थी, अगर आप बलून के ही उदाहरण को लें,
तो आपने अक्सर ये गौर किया होगा कि जब हम गर्म हवा को बलून में भरते हैं तो वो ऊपर उठने लगती है। तो आपको ये समझना होगा कि जब हम किसी चीज़ को, खासकर जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसका आयतन में वृद्धि होती है। जब आयतन में वृद्धि होगी तो अब हमने समीकरण से जो हमें प्राप्त होता है कि घनत्व का जो आयतन के साथ संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यानी जब किसी भी गैस का आयतन बढ़ता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अब किसी गैस को जब हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाने की वजह से वो हल्का होकर ऊपर उठने लगता है, और वायुमंडलीय जो हवा है उसका घनत्व ज़्यादा होने की वजह से वो उसके ऊपर तैरता रहता है। इस कारण कोई भी बलून जिसके अंदर गर्म हवा भरी जाती है वो ऊपर उठकर, हवा हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है और उड़ने लगती है, फ्लोट करने लगती है। यही नहीं, आपने कभी अगर ज्वालामुखी फूटते हुए देखा हो तो आप देखेंगे उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, वो भी गर्म होने की वजह से उसका घनत्व कम हो जाता है और वो आसपास के पत्थरों के कंपैरिजन में हल्के होने की वजह से वो ऊपर निकलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और उदाहरण मैं दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा, एक छोटी सी सुई अगर हम पानी में डालते हैं तो वो नीचे चली जाती है, लेकिन जब बड़े से बड़े जहाज़ भी अगर आप देखें पानी में तो वो फ्लोट करता है, तैरता रहता है। अगर हम सुई का उदाहरण लें, उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है लेकिन उसका आयतन कम होने की वजह से उसका घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन जब वही हम जहाज़ की बात करते हैं तो जहाज़ का द्रव्यमान तो ज़्यादा होता है लेकिन उसके नीचे की सतह काफ़ी खोखली होने की वजह से वो ज़्यादा पानी को विस्थापित कर पाती है, डिस्प्लेस कर पाती है, जिसकी वजह से उसका आयतन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होने की वजह से वो कंटिन्यूसली तैरता रहता है। तो आपने समझा कि किस प्रकार घनत्व हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने में कितनी मदद करता है और किस प्रकार हम किसी भी पदार्थ का घनत्व निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जो प्रयोग मैंने आपको दिखाए हैं आपको समझ में आए होंगे और आपने घनत्व को और अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। दोस्तों, अगर आपने कभी तालाब से मछली पकड़ी है तो आपने ये ज़रूर गौर किया होगा कि जब भी हम फ़िश रॉड को पानी के अंदर डालते हैं और जब उसमें मछली फंस जाती है और जब हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उस मछली का भार पानी के अंदर तो हमें बड़ा ही हल्का महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वो मछली पानी के बाहर आती है तो हमें बहुत भारी महसूस होनी शुरू हो जाती है। न सिर्फ ये घटना, अगर आप खुद कभी पानी में तैरने गए हो तो पानी के अंदर आप खुद को बहुत हल्का महसूस पाते हैं, बहुत हल्का महसूस करते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है जो कार्य करती है? आज मैं एक उसी विज्ञान की बात आपसे करना चाहूँगा जिसे सर आर्किमिडीज़ ने दिया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल की, आर्किमिडीज़ के सिद्धांत की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या होता है और उन्होंने हमें क्या बताया था। उन्होंने कहा था, जब भी किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से किसी ठोस वस्तु को हम डुबाते हैं तो उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है और उस उत्प्लावन बल का मान उस ठोस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के मान के बराबर होगा। ये उन्होंने एक सिद्धांत हमें दिया था। आइए हम इसको एक बार फिर से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी तरल पदार्थ में हम किसी ठोस वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है, एक बर्न फोर्स लगता है और उस उत्प्लावन बल का जो मान होगा उस वस्तु द्वारा, उस ठोस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के मान के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी वस्तु को, ठोस वस्तु को किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है, यानी कि एक बॉयंट फोर्स लगती है। तो मान लीजिए आपके समक्ष एक छोटा सा कंटेनर मैंने रखा है। अगर आप थोड़ा यहाँ गौर करें, फोकस करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पाएंगे एक छोटा सा कंटेनर हमने रखा है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी रखा है। एक बलून है जो हम बचपन में खेलते थे, आज भी खेलते हैं, वो यहाँ पे मैंने ली है एक ठोस वस्तु के रूप में। आप ज़रा गौर कीजिएगा, जब मैं इसको, यानी कि देखिए ये मेरा ठोस वस्तु है और ये तरल पदार्थ मीडियम है, हमारे पास तरल माध्यम है। जब हम इसके अंदर इस वस्तु को आंशिक रूप से डुबाते हैं तो इसके ऊपर एक उत्प्लावन बल, एक नीचे से एक बल लगता है जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। अपथ्रस्ट अगर आपने कभी सुना हो उसे हम कहते हैं। आप गौर कीजिए कि जब हम इसको पार्शियल यानी आंशिक रूप से डुबा रहे हैं
तब भी हम इस पे एक बल महसूस कर रहे हैं। मेरे हाथों पर एक मुझे बल महसूस हो रही है। अगर आप घर में बॉल लेकर भी अगर बाल्टी में करते हैं तो भी आपको ये सेम महसूस होगा। देखिए मैं फिर से इसे डुबा रहा हूँ आंशिक रूप से। अब मुझ पर मेरे हाथों पर एक बल महसूस मुझे हो रही है, और वहीं जब मैं इसे पूर्ण रूप से डुबाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझ पर काफ़ी बल मुझे लगाना पड़ रहा है। देखा आपने, मेरे हाथों पे एक बहुत बल लग रहा है। एक चीज़ जो आप और गौर करेंगे, जब मैं इस बलून को इस पानी के अंदर डाल रहा हूँ तो पानी का जो स्तर है वो हल्का सा ऊपर आ रहा है। आप गौर कीजिएगा, देखिए, क्या आपने देखा? जब मैं इसको आंशिक या पूर्ण रूप से डुबा रहा हूँ तो ये पानी को इस इलाके से, इस एरिया से हल्का सा विस्थापित कर रही है, और ये जो जल है, विस्थापित जो जल है, वो बाकी दिशाओं में विस्तृत हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो मैंने इसको आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया तो इस पर एक उत्प्लावन बल लगा, एक बॉयंट फोर्स लगा ऊपर की तरफ, और दूसरा कि ये जो उत्प्लावन बल का मान होगा इस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के मान के बराबर होगा। तो ये तो हमने बॉयंट फोर्स को देखा, समझने की कोशिश की। अब आइए हम आर्किमिडीज के दूसरे हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर एक छोटे से प्रयोग के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो उत्प्लावन बल का मान होगा इस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के मान के बराबर होगा। तो आइए छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके समक्ष करूं। सबसे पहले हम एक छोटी सी वस्तु ले लेते हैं। यहाँ पर एक बेलनाकार टुकड़ा मैंने लिया है लोहे का। इसका पहले मैं वास्तविक भार माप लेता हूँ, यानी कि जो रियल वेट है वो मैं माप लेता हूँ। देखिए ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और इससे हम वेट मेज़र करते हैं, भार मापते हैं। लेकिन चूंकि हमारी पृथ्वी के सभी जगहों पे लगभग जो गुरुत्वाकर्षण का मान बराबर होता है, इस वजह से हम यहाँ पे जो मान दी हुई है, देखिए, एक न्यूटन में और एक ग्राम में। यहाँ पे ग्राम नहीं होगा एग्जैक्टली, ये ग्राम वेट होगा, भार का मान बताता है, जो कि एक फोर्स, एक बल है। क्योंकि यहाँ से हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम गुरुत्वाकर्षण के मान को सभी जगहों पे समान माने तो यहाँ से जो हमारा मान प्राप्त होगा वो द्रव्यमान का मान होगा। तो आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो इस वस्तु का जो मान दिखाई दे रहा है ग्राम वेट में, वो करीबन 120 ग्राम का है, ग्राम वेट का है। यानी यहाँ से जो हमारा द्रव्यमान मिला वो करीबन 120 ग्राम का मिला। अब इसी वस्तु को मैं तरल पदार्थ में डालूंगा और आप देखिएगा क्या होता है। तरल पदार्थ में डालने के लिए मैंने यहाँ एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले रखा है ग्लास का, और इसके अंदर हम इस ठोस वस्तु को डालेंगे और देखेंगे कि इस वस्तु के भार के उस वस्तु का जो भार होगा उसमें क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। आप कुछ गौर से देख रहे हैं? आप अगर थोड़ा गौर करें, फोकस करें, तो आप देखेंगे इस वस्तु के भार, इसका जो वेट है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। देख पा रहे हैं आप सभी? मैं भी एक बार आपको रीडिंग देखकर बताता हूं। इस पानी के अंदर इस ठोस वस्तु की जो वेट अभी दिखाई दे रही है वो करीबन अभी इसका जो मान यहाँ दिखाई दे रहा है वो करीबन 104 ग्राम के आसपास, हमें ग्राम वेट के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि हमें दो मान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक जो इसका रियल वेट था वो था 120 ग्राम वेट के आसपास, और जो इसका एपरेंट वेट हमें यहाँ पानी में दिखाई दिया, यानी कि जो आभासी भार हमें मिला वो हमें मिला 104 ग्राम वेट के आसपास। यानी कि जो लॉस इन वेट है पानी के अंदर, इस वस्तु का जो वेट में लॉस हुआ, जो हानि हुई भार में, वो करीबन 16 ग्राम वेट की है। ये हमने देखा। अब आइए हम चेक करते हैं कि इस पे जो लॉस इन वेट हमें देखने को मिली है क्या वो उत्प्लावन बल के मान के बराबर होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम एक छोटा सा कंटेनर मैंने यहाँ ले लिया है। इसके अंदर मैं इस छोटे से बीकर को ले रहा हूँ और इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा
पानी भर दूं ताकि जब मैं इस ठोस वस्तु को डालूं तो वो पानी को डिस्प्लेस कर पाए, विस्थापित कर पाए। मैं पूरे इसको ऊपर तक भरने की कोशिश करता हूं ताकि हमें एकदम सटीक मान मिल सके। आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस ठोस वस्तु को इस कंटेनर में, इस बीकर में डालूंगा तो जो पानी है हमारा वो थोड़ा सा विस्थापित होगा और ये विस्थापित जल ही हमें बॉयंट फोर्स का मान बताएगा कि इस पे कितना उत्प्लावन बल लगा है। आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि पानी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, विस्थापित हुआ है। अब हम मापेंगे। देखिए इस ग्लास के नीचे भी कुछ पानी लग गई है, ये भी डेसिमल्स में पॉइंट को चेंज करती है, तो इसे हम थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी पानी प्राप्त हुई है। अब हम इस पानी का वेट माप कर देखेंगे कि क्या वो 16 ग्राम के आसपास आता है या नहीं। आइए आप इस रीडिंग पे ज़रा अगर फोकस करें तो ये 0.0 पे चला आया है। अब मैं इस बीकर को रख के इसके मान को 0 कर लेता हूँ। मैंने टेयर कर दिया। अब हम देखते हैं कि लगभग यहाँ पे पानी जो हमारा विस्थापित हुआ है वो कितने ग्राम वेट का है। आप देखेंगे करीबन 13.1 ग्राम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और जो हमें यहाँ लॉस इन वेट दिखाई दिया था वो करीबन 16 ग्राम के आसपास था। और कुछ जो हमें एग्जैक्ट मान नहीं मिला वो इस वजह से नहीं मिला क्योंकि हमारे पेंदी पे भी थोड़ा सा पानी लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मात्रा हमें यहाँ कम मिला। यानी कि हमने ये पाया कि जो लॉस इन वेट है वो इस वेट के मान के बराबर है, यानी बॉयंट फोर्स के मान के बराबर है, उत्प्लावन बल के मान के बराबर हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रयोग के द्वारा हमें जो दिखाने की कोशिश की आपको कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किस प्रकार काम करता है और किस प्रकार हम उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो हम बात करेंगे आपसे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यानी कि उपयोग कहाँ कहाँ देखे जाते हैं। मैंने शुरू में ही आपसे बात की थी कि जब हम मछली को पकड़ते हैं पानी के अंदर उसका भार हमें थोड़ा और पानी के बाहर हमें और महसूस होता है। तो आप ये खुद भी समझ पाए होंगे कि पानी के अंदर जो उस मछली का भार होता है वो उसका एपरेंट वेट होता है और जैसे ही हम उसको पानी के बाहर निकालते हैं तो उसका रियल वेट होता है। और जो चेंज इन वैल्यू है हमारी वो हमारे लॉस इन वेट बताती है। और उस मछली को जब हम पानी में डालते हैं तो उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करती है जितना उस पर बॉयंट फोर्स लगता है। तो ये एक उदाहरण था। उसके अलावा जब पानी में आप खुद भी जाते हैं तो आपके साथ भी वही प्रक्रिया होती है, आपके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगता है जितना आप पानी को डिस्प्लेस करते हैं और वो दोनों मान समान होते हैं। अब एक छोटी सी बात जो आपको समझनी होगी कि जब भी कोई ठोस वस्तु किसी तरल पदार्थ को विस्थापित करती है, अगर उस ठोस वस्तु का वजन उस विस्थापित तरल के मार्ग के बराबर होगा तो वो उस पर तैरना शुरू कर देगी। लेकिन जब उस ठोस वस्तु का वजन विस्थापित तरल के वजन से ज़्यादा होता है तो उस पानी में वो वस्तु डूब जाती है। लेकिन वही जब उस ठोस वस्तु का वजन विस्थापित तरल के भार के मान से कम होता है तो वो उसके ऊपर ही रह जाती है। इस प्रकार ये 3 घटनाएं हैं जो आप जीवन में पाएंगे, आम जीवन में आप देख सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन जनरली हम आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसका एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं सबमरीन्स को या शिप को डिज़ाइन करने में। हाइड्रोमीटर जो कि डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी को अपेक्षित घनत्व को मापती है, मापने में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर हम डिज़ाइन करने के लिए एप्लीकेशन में उपयोग करते हैं। लैक्टोमीटर जो कि किसी भी दूध के सैंपल की शुद्धता को मापता है, मेज़र करता है, वहाँ पर भी हम आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। और शिप में तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार शिप का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और वो आराम से तैरता रहता है। कहीं ना कहीं उसको डिज़ाइन करने में भी हम आर्किमिडीज के साइंस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार एक छोटे से प्रयोग के द्वारा हमने आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाने की, बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।
हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।